स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। एक दिन मुझे डीसीपी ऑफिस अशोक विहार जाना पड़ा। एक महिला का केस था। महिला हैंडीकैप थी और अपनी ओल्ड मदर के साथ अकेली रहती थी। तो मैंने देखा कि वहां पर जाकर मुझे पता लगा कि डीसीपी साहब पुलिस हेडक्वार्टर गए हैं और अभी आने वाले हैं। 6-7 लोग भी वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। तो तभी मैंने सोफे के कोने पर देखा कि एक 17-18 साल का दुबला पतला सा लड़का मैले कपड़ों में एक मैले से थैले में कुछ कागज लेकर बैठा था। बड़ा सहमा हुआ सा था और मुझे टकटकी लगाकर देख रहा था। अचानक मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो उसने तुरंत नजरें झुका ली और फिर बैग में अपने कागज ऊपर नीचे करने लगा। फिर अचानक डीसीपी साहब आ गए। मेरा भी टर्न आया। मैंने उस महिला की फाइल उनको दी। ये एक हैंडीकैप्ड महिला का केस था जिसके फ्लैट को कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स मिलकर हड़पना चाहते थे। अकेले रहते थे वो माँ बेटी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं डीसीपी साहब के ऑफिस से बाहर निकल आई तो मैंने देखा कि वो बच्चा वहां से गायब था। मुझे चिंता हुई कि यार बैग लेके आया था तो जरूर साहब से मिलने आया होगा और बड़ी परेशान सा लग रहा था। और बताओ, डीसीपी साहब को मिलकर भी नहीं गया। कितना बेवकूफ है। ये सोचते सोचते मैं अपनी कार तक नीचे आ गई और तभी मैंने देखा कि वो लड़का मेरी कार के सामने आके खड़ा हो गया। तो मैंने दरवाजा खोलकर उसको पूछा कि बेटा क्या बात है। तो बोला मुझे आपसे बात करनी है। मैंने तुरंत गाड़ी साइड लगवाई और बच्चे को कहा कि गाड़ी के अंदर आ जाओ। पीछे उसे अपने साथ बिठा लिया और फिर उससे पूछा कि बताओ क्या बात है। वो बोला कि मैडम हमारी अपनी झुग्गी है जो कि मेरे अब्बू के नाम पर है। उसमें 3 कमरे हैं। हम 6 भाई बहन हैं। मेरी 4 बहनें हैं और हम 2 भाई हैं और सबसे बड़ा मैं हूँ। और अब्बू और मैं मजदूरी करते हैं तो खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। तो अब्बू ने कहा कि 1 कमरा किराए पर दे देते हैं। तो जिस व्यक्ति को हमने किराए पर अपना कमरा दिया उसने अपने पूरे परिवार की आईडी हमारे एड्रेस पर बनवा ली है और अब 1 माह से हमको धमकी दे रहा है कि झुग्गी खाली करो। किराया भी नहीं दे रहा है और कह रहा है कि झुग्गी तो मेरी है। 4-5 दिन पहले अब्बू ने उनसे बहस भी की कि आप गलत कर रहे हैं। तो उसने बहस के दौरान अब्बू को थप्पड़ मार दिया। तो मैंने कहा बेटा आप थाने में नहीं गए क्या। तो बोला मैं थाने में गया था। तो उन्होंने भी कहा कि भाई जांच करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा समय लगेगा। ऊपर से ये जो कागज आप लेके आए हो प्रॉपर लेटर बनाकर लाओ और ये सारी जो आईडी वगैरह हैं इनको साथ अटैच करके और झुग्गी के डॉक्यूमेंट वगैरह सब अटैच करके प्रॉपर फाइल बनाकर हमें यहाँ पर सबमिट करें। तो कहते फिर मैं 2 बार गया था। दोनों बार ही मुझे डांटा तो मैं वापस आ गया। उसके बाद अब्बू मुझे बोले कि बड़े साहब के पास जा। अच्छा, उसके बाद मैंने उसके डॉक्यूमेंट वगैरह देखे, ओरिजिनल आईडी वगैरह चेक किए। फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है बेटा, एक काम करो, आप कल ये सारी ओरिजिनल आईडी अपनी झुग्गी के डॉक्यूमेंट वगैरह लेके मेरे ऑफिस आ जाओ। उनको अपना कार्ड दे दिया मैंने। फिर दूसरे दिन सुबह वो अपने अब्बू को लेकर मेरे ऑफिस आ गया। लड़के का नाम रेहान था, अब्बू का नाम हसन अली। उनकी फाइल तैयार की गई, साइन करवाए। उसके बाद वो लोग चले गए। मैंने तुरंत ही उनकी फाइल कमिश्नर साहब के यहाँ लगवा दी थी। 1 हफ्ते के अंदर इतनी तेजी से कार्रवाई हुई कि किराएदार अपने सामान के साथ रातों रात भाग गया। उसके बाद रेहान ने मुझे फोन से शुक्रिया कहा। इस बात को गुजरे करीब 1 वर्ष बीत गया था कि अचानक एक दिन फिर रेहान का फोन आ गया
मुझे बोला मैडम मैं किसी को लेकर आपके पास आना चाहता हूँ, आपकी मदद से उसके भाई और उसकी जिंदगी बच जाएगी। तो मैंने कहा आ जाओ बेटा। दूसरे दिन सुबह 10 बजे रेहान एक 17-18 साल की लड़की को बाइक में लेकर पहुंचा। बहुत ही मासूम और डरी हुई थी वो बिटिया। उसका नाम आयशा था। वो मेरे पास बैठते ही तोते की तरह बोलने लगी कि मुझे और मेरे छोटे भाई की जान को बहुत खतरा है। मेरे अब्बू के 2 भाई, उनका परिवार मुझे और मेरे भाई को जान से मारना चाहते हैं। कई बार रात को वो झुग्गी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं जोर से चिल्लाती हूँ तो भाग जाते हैं। तो मैंने पूछा बेटा अम्मी कहाँ है आपकी? तो वो बोली कि उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है और मेरे पिता की हत्या हुई थी। मेरे पिता की हत्या में मेरे मामा और नाना शामिल हैं। तो मैंने उससे एकदम कहा कि ये आप कैसे कह सकती हो, आपको कैसे पता? तो वो बोली कि मेरे पिता को मारने का जब प्लान बना तो मैंने ये बातें सुन ली थी। हम लोग उस वक्त नाना के घर पर गए हुए थे। नाना और मामा से मुझे बहुत डर लगता है। उसके बाद माँ ने जब विवाह कर लिया तो कुछ दिन हम वहां पर रहे और फिर हमारे चाचा हम दोनों भाई बहनों को दिल्ली ले आए। और दिल्ली आने के बाद कुछ महीने तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। दादा दादी, चाचा चाची सभी लोग हमको बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसके बाद उनकी नीयत खराब होने लगी। उनकी नीयत मेरे अब्बू की झुग्गी और टेलरिंग की उनकी एक दुकान थी जो मेरे अब्बू के नाम पर थी। वो उसके चक्कर में हम दोनों भाई बहनों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करने लगे। मुझे तो उन्होंने निकाह के लिए मजबूर करने का फैसला किया और रोज कोई ना कोई लड़का मुझे देखने के लिए आ जाता था, जबकि मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मेरे अब्बू भी मुझे पढ़ाना चाहते थे। मैं अपने भाई को भी पढ़ाऊंगी और खुद भी कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करूंगी। जैसे ही मेरे ये इरादे मेरे दादा दादी, चाचा चाची और अन्य लोगों को पता लगे तो वो सारे के सारे हमसे लड़ने लगे। मैं जब भी जवाब देती तो वो मुझे मारपीट करते बुरी तरह से। मेरा भाई जब मुझे बचाने के लिए आता तो उसको भी पीटते थे। और हम दोनों भाई बहन अब्बू की झुग्गी में ही सोते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ दिनों से ये हम लोगों को मारने की योजना बना रहे हैं। ये मुझे भद्दी गालियां और बड़ी बद्दुआ देते हैं। ये कहकर वो रोने लगी। मैंने उसे गले से लगाया और बताया कि बेटा तेरी नीयत बहुत अच्छी है, इसीलिए तो तू यहाँ पर आई है और अब सब ठीक हो जाएगा, तो देखना। वो इंटरमीडिएट पास थी। मैंने डिक्टेट किया और उसने अपने हाथों से ही अपना लेटर लिखा। और उसके बाद उसने इतना कहा जाते वक्त कि मेरे और मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा मैडम। मतलब मात्र 40 मिनट के अंदर वो सारा काम, उसने पत्र भी लिखा। उसके बाद वो दोनों भाई बहन चले गए। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि बेटा मुझसे फोन करते रहना, क्योंकि आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए। कार्यवाही के दौरान आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और अब तो मैं आपके साथ हूं। आप दिन रात कभी भी किसी भी समय मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा फोन ऑन रहता है। केस की गंभीरता को देखते हुए मैंने दूसरे ही दिन पुलिस कमिश्नर दिल्ली को आयशा की फाइल लगवा दी। 11 बजे मैंने फाइल लगवाई थी। आपको हैरानी होगी कि दूसरे दिन सुबह 11 बजे पुलिस की 2 जिप्सी आयशा के घर पहुंच गई। वहां तो मानो हड़कंप हो गया। किसी के सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी। और हैरानी थी कि डीसीपी साहब खुद पहुंच गए वहां। आयशा का पूरा परिवार सकते में था। दादा दादी, चाचा चाची सारे के सारे जोर जोर से गालियां दे रहे थे कि ये अपनी मां पर गई है,
अब देखना हम सबको मरवाएगी। उसके बाद पुलिस वालों ने कहा अब जरा चुप हो जाइए आप लोग। और फिर दोनों भाई बहनों को पुलिस ने प्यार से अपने पास बैठाया और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण आश्वासन दिया कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई चलती रही। पूरा दोनों भाई बहनों को सहयोग मिला। उनकी टेलरिंग की दुकान और उनकी झुग्गी जो उनके अब्बू के नाम थी वो दोनों भाई बहनों के नाम कर दी गई। आयशा अपने इरादे की पक्की थी और ईमानदार भी थी। दरअसल आयशा अपने अब्बू की बड़ी लाडली थी। वो बोलती थी कि मैम, मेरे अम्मी अब्बू के बीच जब भी लड़ाइयाँ होती थी उन लड़ाइयों के सूत्रधार मेरी मम्मी के मायके वाले होते थे, मेरे नाना नानी और मामा वगैरह होते थे। बस वो ही मम्मी को भड़काते थे और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। मेरे अब्बू तो बहुत ही शरीफ इंसान थे। उनकी दुकान, वो बड़ी मेहनती थे, उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। फिर उन्होंने 3 लाख रुपए में झुग्गी खरीदी थी। लेकिन मुझे अपने पिता की हत्या का बड़ा अफसोस है। मेरे पिता कहते थे कि बेटा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा और तू अपने पैरों पर खड़ी होगी। मेरी ये इच्छा है। अब कार्रवाई के बाद, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आयशा काफी स्ट्रांग हो चुकी है। आयशा का भाई अब स्कूल जाता है और आयशा ने दुकान पर एक सिलाई मास्टर रखा हुआ है। स्वयं नौकरी कर रही है और उसने कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन भी कर ली है। तो एक दिन फोन पर मेरी उससे बातचीत हुई। मैंने ऐसे ही पूछा कि बेटा सब कुछ ठीक है ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं? तो बड़ी इमोशनल हो गई। बोली, मैडम, जब मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी तो अचानक रेहान चुपके से मेरे पास आया और बोला कि आयशा, मुझे सब कुछ पता है। रेहान हमारा पड़ोसी है, वो जानता है हमारे साथ मारपीट होती है। रेहान मुझे बोला कि आयशा, मैं तेरे और तेरे भाई को न्याय दिलवा सकता हूँ, पर तुझे मेरे साथ चलना होगा। तो कहते मैंने उस पर विश्वास नहीं किया मैडम। उसके बाद वो अल्लाह का सब बोला कि तेरे और तेरे भाई की जान बच जाएगी, बस तू किसी तरह कोशिश कर कि तू मेरे साथ चल। तो फिर मैं सूट सिलाई का बहाना करके मार्केट तक आई और शॉल से अपने को पूरी तरह मुंह वगैरह ढककर रेहान की बाइक से आपके ऑफिस तक आई थी। मैंने कहा, अच्छा है, आपका काम हो गया, इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है। दोस्तों, अच्छे काम करते करते ईश्वर स्वयं ही आपको ऐसी शक्तियां दे देता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो और फिर लोगों की पहाड़ जैसी समस्याएं भी आपको राई के दाने की तरह लगने लगती हैं और लोगों के काम बनने लगते हैं। मुझे पता है रेहान अब इस चेन को आगे बढ़ाएगा और गरीब और जरूरतमंद लोगों की मुसीबतें दूर करेगा। यही तो सेवा है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। थैंक यू।